दिल एक और हजार आजमाइशें गम की, दिया जला तो था लेकिन हवा की जद पर था। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, राहुल गांधी मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुके हैं, इसकी ताजा मिसाल इस बार के बजट सत्र में सामने आई। सत्र के पहले हिस्से में राहुल गांधी के सामने आने की हिम्मत नरेंद्र मोदी ने नहीं दिखाई, क्योंकि मनोज नरवणे की किताब से लेकर एप्स्टीन फाइल्स और अमेरिकी ट्रेड डील तक सवाल उठाकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया। राहुल को संसद में अपनी बात रखने नहीं दिया गया। हालांकि राहुल अब पूरे देश में घूम घूम कर बता रहे हैं कि अमेरिका ने कैसे मोदी सरकार की जान हलक में फंसा दी है। यह बयान सुनिए। मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है। एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। तो एक हाथ में एप्स्टीन फाइल्स और दूसरे हाथ में अदानी पर केस। ये आरोप राहुल गांधी के हैं और मोदी में हिम्मत होती तो वो अब तक सामने आकर इसका जवाब दे देते, लेकिन इसकी जगह मोदी कहीं कांग्रेस का नाम बदलकर आईएनसी से एमएमसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस बता रहे हैं, तो कहीं अरविंद केजरीवाल को सामने कर रहे हैं। जी हां, शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को उस शराब घोटाले में क्लीन चिट दे दी गई है, जिसे बीजेपी ने पिछले 4 सालों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अरविंद केजरीवाल ने बरी होते ही जिस तरह कैमरे के सामने आंसू बहाए, उसे देखकर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति को कोई पूरी तरह कॉपी कर सकता है, यानी उनको उन्हीं के पैंतरे आजमा कर चुनौती दे सकता है, तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। जी हां, देखिए अरविंद केजरीवाल कैसे रोने लगे, देखिए जरा। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गया, संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। तो रोने धोने का ऐसा ही काम नरेंद्र मोदी भी खूब करते हैं। अब भी वो इसी बात का रोना रोते हैं कि मुझे कांग्रेस ने ये गाली दी, वो गाली दी। इन गालियों को वो कभी टॉनिक भी बता देते हैं, क्योंकि इससे उन्हें सहानुभूति भी मिल जाती है। केजरीवाल भी ऐसा ही करेंगे। क्या ये बात मोदी जानते थे? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और मोदी पर हमला तो बोला ही है, लेकिन इस हमले में बेईमानी का आरोप नहीं था। और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर केजरीवाल ने हमला बोला तो बेईमानी के वही आरोप गांधी परिवार पर लगाए, जो 2011 में अन्ना आंदोलन के वक्त केजरीवाल लगाया करते थे। कल तो केजरीवाल ने यह भी बोल दिया कि क्या राहुल गांधी जेल गए, क्या सोनिया गांधी जेल गई, क्या रॉबर्ट वाड्रा, जी हां रॉबर्ट वाड्रा जेल गए। इन सवालों के जरिए केजरीवाल ने उस न्यायिक व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए जिनसे उन्हें बरी किया गया है। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह या शीला दीक्षित पर केजरीवाल के लगाया आरोप साबित होते तो न्यायपालिका इन्हें भी सजा देती, लेकिन हकीकत यही है कि इन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पहले यूपीए सरकार केंद्र से हटी और फिर शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली से चली गई, यानी अन्ना आंदोलन का सियासी मकसद पूरा हुआ। और अब एक बार फिर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मोदी केजरीवाल को इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐसी सियासी तस्वीर बन रही है। इस साल जिन राज्यों में चुनाव है वहां आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत है। इसीलिए मोदी एक तरफ टीएमसी, डीएमके जैसे इंडिया गठबंधन के दलों की तारीफ कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को अकेला कर सकें, और वहीं अगले साल के पंजाब, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में चुनावों को देखते हुए कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आम आदमी पार्टी को बीजेपी अपनी बी टीम की तरह मजबूत कर रही है। दरअसल बीजेपी की जो सरकार है उसमें भी अंदर खाने यही चर्चा है कि कांग्रेस अब जितनी मजबूती से बीजेपी को चुनौती दे रही है उसमें केवल धर्म का कार्ड चलकर या पार्टी तोड़कर बीजेपी को फायदा अब नहीं मिलेगा। ऐसे में बीजेपी को एक ही दांव समझ आता है कि किसी तरह गांधी फैमिली की छवि बिगाड़ी जाए। राहुल गांधी तो किसी तरह बीजेपी के काबू में नहीं आते और सोनिया गांधी पर सीधा अटैक भी अब बूमरैंग कर सकता है। इसीलिए इस बार बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को ही आगे करने का प्लान बनाया है, ऐसा नजर आ रहा है। वरना कोई कारण नहीं था कि केजरीवाल सोनिया गांधी के जेल जाने की बात करते। उन्हें तो अच्छे से याद होगा कि जब वो खुद जेल में थे तो उनकी पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल को सोनिया गांधी ने अपने बाजू में बैठाकर न केवल हिम्मत दी थी बल्कि बीजेपी को संदेश भी दिया था कि किसी परिवार पर अटैक करना राजनीतिक शिष्टाचार के लिहाज से कितना गलत है। लेकिन अब केजरीवाल भी उस शिष्टाचार को नहीं निभा रहे हैं। यह सब शायद बीजेपी के गेम प्लान का ही हिस्सा है। हालांकि इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें अब मोदी सरकार के लिए बड़े खतरे का संदेश आ चुका है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर चुकी है मोदी सरकार, और यह भी समझेंगे कि क्या एनडीए के बिखरने का सिलसिला भी हो चुका है शुरू। क्या खतरे में है मोदी की सरकार? लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्या शराब घोटाले में केजरीवाल को फंसाना मोदी का कोई दांव था। दिल्ली में अन्ना आंदोलन के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो उसमें न केवल कांग्रेस के हाथों से दिल्ली की सत्ता गई बल्कि बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद भी उसे दिल्ली में हार मिली और एक बार नहीं कम से कम 3 बार बीजेपी को अरविंद केजरीवाल ने हराया। लेकिन 2025 में बीजेपी ने बाजी पलट दी और इसका सबसे बड़ा कारण था केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। इस क्रोनोलॉजी को जरा समझिए। नवंबर 2021 में तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई आबकारी नीति बनाई थी। अगस्त 2022 में एलजी वीके सक्सेना की शिकायत पर सीबीआई और ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 9 बार समन भेजा। मार्च 2024 में केजरीवाल को इसमें गिरफ्तार किया गया। यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की बात है, क्योंकि तब इंडिया गठबंधन बड़ी तेजी से मजबूत हो रहा था और केजरीवाल भी इसका हिस्सा थे। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठा। आखिर में सितंबर 2024 में केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद जनवरी 2025 में दिल्ली चुनाव हुए, जिसमें केजरीवाल फिर से कांग्रेस के खिलाफ रहे। साथ ही उन्होंने अपनी ईमानदारी की कसम भी दसियों बार जनता के सामने खाई, लेकिन इन चुनावों में भाजपा को जीत मिली। तो कुल मिलाकर केजरीवाल को जेल भेजना, आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पहली पंक्ति के यानी फर्स्ट लाइन के तमाम बड़े नेताओं को जेल भेजना, यह सब आम आदमी पार्टी के लिए वैसा ही नुकसानदेह साबित हुआ जैसा यूपीए सरकार के वक्त कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। बीजेपी का केंद्र की सत्ता में आने का मकसद सध गया और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त 2G या कोल स्कैम जैसे बड़े आरोप भी खोखले ही साबित हुए। मगर अब कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहते 12 साल हो चुके हैं। कई राज्यों में भी अब कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं, यानी उन राज्यों से कांग्रेस की सरकारें जा चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी ने समूचे तंत्र पर अपनी पकड़ बना ली है। कांग्रेस के बाद भ्रष्टाचार का यही फॉर्मूला बीजेपी ने केजरीवाल पर अपनाया, क्योंकि पहले तो केजरीवाल उसके लिए मददगार साबित हुए। पंजाब, गोवा, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों में कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी ने खूब काटे। नतीजा यह हुआ कि पंजाब से कांग्रेस की सत्ता चली गई और आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बन गई। वहीं हरियाणा, गुजरात और गोवा में बीजेपी को फिर से सरकार बनाने का मौका मिल गया। बॉटम लाइन यह है दोस्तों कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रही और यही मोदी चाहते थे। अब सवाल यह है कि मोदी तो अब भी कांग्रेस को सत्ता से दूर ही रखना चाहते हैं, तो क्या केजरीवाल का तमाम आरोपों से बरी होना यानी दोष मुक्त होना आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद है? पवन खेड़ा ने क्या कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हैरान है इस बात को देख। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं
उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। यही बात कांग्रेस को कमजोर करने की आपने कड़ी में देखी कि कल चिदम्बरम साहब के खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आ गया, तमिलनाडु में चुनाव है, और आपने देखा पिछले हफ्ते मेरठ में टीएमसी तक की तारीफ कर दी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। तो असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसके खिलाफ वो जहर उगलते हैं, जिसके खिलाफ वो नारे देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों ने जाहिर कर दिया है कि केजरीवाल के दोष मुक्त होने की टाइमिंग बीजेपी के लिए कितना सियासी फायदा ला सकती है। हालांकि बहुत से जानकार इसमें आम आदमी पार्टी को मिली नई संजीवनी की तरह भी देख रहे हैं, क्योंकि अब केजरीवाल फिर से अपनी उसी कट्टर ईमानदार वाली छवि को दिखा रहे हैं जो वह हाफ स्लीव्स शर्ट और नीले रंग की वैगन आर कार में चलकर दिखाया करते थे। इसके अलावा राजनीति में जो नाटकीयता चाहिए उसमें तो वो मोदी को चुनौती दे ही रहे हैं। अदालत से राहत मिलने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा, मोदी जी मुझे अब तभी रोक पाएंगे अगर मेरा कत्ल करवा दें। ये बयान बताता है कि वह खुद को राजनीतिक प्रताड़ना के शिकार के रूप में पेश कर रहे हैं। मोदी भी समय समय पर ऐसे ही विक्टिम नैरेटिव कार्ड खेलते रहते हैं। कितनी बार वो सार्वजनिक तौर पर रो चुके हैं कि पूरा विपक्ष उन्हें निशाना बनाता है, जिससे ये संदेश जाता है कि वो अकेले हर ताकत से लड़ रहे हैं। अब कुछ ऐसा ही नैरेटिव अरविंद केजरीवाल भी गढ़ते नजर आ रहे हैं। अब केजरीवाल घायल शेर की तरह अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, बल्कि अब आम आदमी पार्टी खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश दोगुनी ताकत से करेगी, ऐसा जानकार मान रहे हैं। तो जैसा पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि गुजरात, पंजाब और गोवा, खासकर इन 3 राज्यों में इस समय बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है। पिछले गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगभग 13% वोट हासिल किए थे, जिसका सीधा असर कांग्रेस की सीटों पर पड़ा था। जबकि उसके पहले जो चुनाव हुआ था गुजरात में, उसमें कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। इसी तरह दिल्ली का उदाहरण देखें, जहां 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 24.7% था, यानी 24.7% कांग्रेस का वोट शेयर दिल्ली के चुनाव में था। जबकि पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने लगभग 29.7% वोट हासिल किए थे और 28 सीटें जीत ली थी। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 54.5% हो गया, यानी 54.5%, 54.5% हो गया, जबकि कांग्रेस सिमटकर 9.7% पर आ गई। इससे समझ आता है कि कांग्रेस का वोट, बड़ा वोट आधार आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ है और बीजेपी अब फिर से वही गणित यहां बिठाना चाहती है। दरअसल बीजेपी का भविष्य भी इसी फॉर्मूले पर टिका हुआ है, क्योंकि अगर इसमें कामयाबी नहीं मिली तो कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि मोदी सरकार अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। 2014 और 2019 में 2 बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि वो तीसरी बार भी बड़े आराम से पूर्ण बहुमत लेकर केंद्र की सत्ता में आ जाएगी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया गठबंधन का बनना और मोदी सरकार पर जनता के भरोसे के कम होने का नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 240 पर सिमट कर रह गई। संविधान बदलने की उसकी चाहत पूरी नहीं हुई। सत्ता में आने के लिए मोदी को चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं के सहारे होना पड़ा। इस समय भी ये तीनों नेता मोदी के दाएं बाएं ही हैं, लेकिन इनमें से कब कोई पाला बदल ले कहा नहीं जा सकता। तीनों का इतिहास राजनीतिक सुविधा के हिसाब से पलटी मारने वाला रहा है, इसलिए मोदी इन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। वही हाल एनडीए के इन साथियों का भी है। अभी महाराष्ट्र में अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर जैसे सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। इससे एकनाथ शिंदे भी असहज हो रहे हैं, क्योंकि शिंदे तो इस बात के भुक्तभोगी भी हैं कि कैसे उन्हें सीएम का चेहरा बनाकर बीजेपी ने डिप्टी सीएम बना दिया। इसके बाद बीएमसी चुनावों में भी उनके साथ खेला कर दिया गया। इधर नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने पूरी तरह दबाव में रखा है, लेकिन नीतीश कब तक दबाव सहेंगे या बिलबिलाकर पलटी मार देंगे, ये देखना होगा। और रही बात चंद्रबाबू नायडू की, तो वो भी शायद अगले विधानसभा चुनावों तक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तब तक उन्हें भी मोदी की तोड़ फोड़ वाली पॉलिटिक्स का नजदीक से अनुभव हो जाएगा। कुल मिलाकर एनडीए में अविश्वास बड़े पैमाने पर दिख रहा है और तमिलनाडु में तो बीजेपी को इसका कड़वा स्वाद भी चखने को मिला है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में बीजेपी पहले से ही कमजोर थी और ओ पन्नीरसेल्वम के डीएमके में जाने के बाद उसकी हालत पर और बुरा असर पड़ेगा। आपको बता दूं कि पन्नीरसेल्वम पहले एआईएडीएमके में थे, जो बीजेपी के साथ एनडीए में थी, और इससे भी बढ़कर खास बात यह है कि वो जयललिता के काफी करीबी रहे हैं।
तो एक तरफ जयललिता के वफादार वोटर्स और दूसरी तरफ करुणानिधि के पारंपरिक वोटर्स, इन दोनों के कारण इस समय डीएमके यानी एमके स्टालिन का पलड़ा इतना भारी हो चुका है कि मोदी के लिए उसका मुकाबला करना टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। वैसे भी तमिलनाडु में बीजेपी के पास कोई ढंग का नेता नहीं है और स्टालिन तो मोदी से कह ही चुके हैं कि वो जितनी बार तमिलनाडु आएंगे उतनी बार उससे ज्यादा वो वोट बीजेपी के ही, अपने खुद ही बीजेपी के वोट काट के जाएंगे। यानी मोदी के कारण अब बीजेपी को तमिलनाडु में नुकसान होगा, ये तमिलनाडु में दिख रहा है और वहां के सीएम कह भी रहे हैं। केरल में भी कांग्रेस ही मजबूत हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के लिए मुश्किल है। ले देकर बचे हैं असम और पुदुचेरी, वहां के हाल भी बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए बड़ा खतरा दिख रहा है और इस खतरे के केंद्र में, सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी हैं, जिनसे निपटना शायद मोदी के बस की बात अब नजर नहीं आती है। खैर, शायर जमाल ओवैसी ने ठीक ही फरमाया है कि गुरेज पा है नया रास्ता किधर जाएं, गुरेज पा है नया रास्ता किधर जाएं, चलो कि लौट के हम अपने अपने घर जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।